नमस्कार, मैं राजकुमार पटेल, श्री पटेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो ये देख लीजिए, आपको ये चित्र दिख रहा है, ये नालंदा विश्वविद्यालय का, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं गुप्तों के बारे में। तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत की नष्ट हुई राजनीतिक एकता को गुप्त शासकों ने पुनः स्थापित किया और लगभग 3 सदी तक संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखे। इस युग में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और कला क्षेत्र में भी भारत में खूब प्रगति थी। अतः इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको भारतीय इतिहास को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। उसी तरह से गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन कौन कहेंगे तो सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो आर्यभंजो मूल कल्प याद रखिएगा। जैन धर्म की अगर बात किया जाए तो कवलय माला। और उसी तरह से लौकिक से यदि बात करें तो देखिए विशाखादत्त की रचना है, विशाखादत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम। कालिदास की रचना विज्ञान शकुंतलम। प्रयागपत्र से समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। उदयगिरि के उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। और अयण विवेक आपको पता होगा भानुगुप्त, कई बार पूछा गया प्रश्न, याद रखिएगा। और बिलसड़ और स्तंभ लेख कुमारगुप्त के, याद रखिएगा। तो इससे पता चलता है कि हाँ, गुप्त राजाओं का यहाँ शासन था। और उसी तरह से विदेशी यात्रियों की बात करें तो फायान 399 से लगभग 415 ईस्वी तक था। यह चंद्रगुप्त के समय भारत आया था, याद रखिएगा। इससे भी पता चलता है कि गुप्त शासक भारत में शासन किए। तो चलिए गुप्तों के वंशों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त। सबसे पहले नाम याद रखिएगा श्रीगुप्त। इनका समय था 240 से 280 ईस्वी। यह गुप्त वंश का स्थापक या आदि पुरुष माना जाता है। उसके बाद घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी, याद रखिएगा। उसी तरह से ये चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर 333। और उसी तरह से याद रखिए इसको चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 से 333 या 35 माना जाता है। ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहते हैं इसको। फिर समुद्रगुप्त, जिसको भारत के नेपोलियन कहते हैं। फिर रामगुप्त के बाद आपको चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखिए, जिसको कई तरह उपाधि मिला है, विक्रमादित्य, कड़ारी, परम भागवत, अभी इस पर चर्चा करेंगे। और कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अब गुप्तों की जाति के बारे में बात करें। देखिए, क्योंकि जाति में अभी मतभेद है, तो एक चीज़ याद रखिए, गुप्त राजाओं की जाति मतभेद है। तो गुप्त राजाओं की जाति मतभेद है, तो कहीं इसको ब्राह्मण, तो कोई क्षत्रिय, कहते हैं, तो कोई ब्राह्मण कहा गया या तो कोई जाट कहा गया है। परंतु ब्राह्मण जाति से संबंधित करने का मत कुछ तर्क संगत प्रतीत होता है। मतलब ये माना जा रहा है कि ब्राह्मण हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। इनको उपाधि कौन कौन सी मिली? देखिए, महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। इससे पहले आपको बता दिया था, देखिए आपको बताया हूँ, याद करो यहाँ पर किनको कि एक तो श्रीगुप्त बताया और घटोत्कच। तो श्रीगुप्त को भी याद रखिए महाराज की उपाधि मिला था। और घटोत्कच भी महाराज की उपाधि। उसके अलावा श्रीगुप्त को आदिराज भी कहते हैं। इसकी जानकारी हमको पुना के प्रभावती के पुनः अभिलेख से मिलती है, याद रखिएगा श्रीगुप्त के बारे में और घटोत्कच के बारे में भी। लेकिन घटोत्कच के बारे में पुना के अलावा याद रखिए कि पुना अभिलेख के अलावा एक और है जहाँ से जानकारी मिलती है, वो है रिद्धिपुर अभिलेख, याद रखिएगा। इनसे भी जानकारी मिलती है किनके बारे में, तो घटोत्कच के बारे में। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है, याद रखिएगा कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है इनको। गुप्त वंश का महाराजाधिराज को उपाधि मिला था। इन्होंने लिच्छवी कुल की राजकुमारी से विवाह किया, याद रखिए। कुमार देवी उसकी पत्नी का नाम था। और विशेष प्रकार के स्वर्ण के सिक्के चलाए, जिसको राजा रानी प्रकार के सिक्के भी कहा जाता है, याद रखिएगा। गुप्त संवत इनके टाइम में शुरू हुआ है 319-20, याद रखिए गुप्त संवत की शुरुआत हुआ। और ये अपने राज्याभिषेक के जिस दिन इनका राज्याभिषेक होगा उसी को उपलक्ष्य में इन्होंने चलाया था, याद रखिए गुप्त संवत 319-20। कई बार ये प्रश्न पूछा भी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे इस वंश के दूसरे प्रतापी राजा जो है समुद्रगुप्त। इनका समय था 300 लगभग 19 से 335 या 33 का इसमें दिया हुआ है, तो उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये समुद्रगुप्त, याद रखिए इसको भारत के नेपोलियन कहा है। विंसेंट स्मिथ ने इसको क्या कहा, भारत के नेपोलियन। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए
भारत के नेपोलियन इसको कहा है, या भारत के नेपोलियन को उपाधि मिला है। उसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। इसके समय में गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त ने सामरिक विजयों के विवरण हरिश्चंद्र ने किया। याद रखिए हरिश्चंद्र इसके दरबारी को हुआ करता था। इसका पूरा उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया उन्होंने। उपाधि की बात करें तो परम भागवत, इसने विश्व विजय का सपना देखा था, इसीलिए याद रखिए धरणी बंद की प्राप्ति हुई है, मतलब धरणी बंद इसको उपाधि था दो प्रकार का। और उसके अलावा अगर समुद्रगुप्त के बारे में बात किया जाए तो देखिए समुद्रगुप्त की कोई एक मैं आपको बताया कि इन्होंने उपाधि मिला है। कौन सी उपाधि आपको बताया कि भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है। उसके अलावा ये खुद संगीत पर रुचि रखता था और कवि संगीतज्ञ संगीत और विद्या का संरक्षक माना था, इसलिए कविराज की भी उपाधि मिला, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त ने अपने जो सिक्के चलाए सोने के सिक्के, ये सोने के जो सिक्के याद रखिएगा, तो विशेष 3 तरह का सिक्के याद रखना है आपको। सबसे पहले सिक्का याद रखना है कौन सा, तो आपको वीणावादक, एक गरुड़ और एक धनुर्धाव, 3 प्रकार के सिक्के याद रखिएगा जो सोने के सिक्के थे किसका, समुद्रगुप्त का। उसके अलावा इनके जो चारण कवि हुआ करते थे, मैं आपको बताया कि हरिशरण थे। हरिशरण ने प्रयाग स्तंभ लेख में याद रखी खुदवाई, जिस पर प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है इसको। ये चंपू शैली में जिसमें गद्य और पद्य दोनों हुआ करता था। कहते हैं इस प्रयाग प्रशस्ति में 5 शासकों को उल्लेख है। देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर अशोक, समुद्र, बीरबल, जहांगीर और मरवंशी। ठीक है, तो इस तरह से अशोक, समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर, ये 4 राजाओं को उल्लेख दिया हुआ। कहते हैं इसमें 5 लिखा है, ध्यान रखिएगा। और इसके अगर विजय नीति के बारे में बात किया जाए तो समुद्रगुप्त की विजय नीति की अगर हम बात किया जाए तो देखिए इनकी विजय नीति 4 तरह का था। एक तो सबसे पहले राज्य प्रसवोद्धरण की नीति, जिसके तहत मगध के आसपास क्षेत्र को उन्होंने जीता। उसके अलावा परिचार की नीति हुआ करती 108वीं, मतलब जंगलों में जो रहने वाले राजा हुआ थे उनको जीता, या फिर जनजाति राज्यों को सेवक बनाने की नीति अपनाई उन्होंने। तीसरा ग्रहण मोक्षण करा, याद रखिए कि इसके दक्षिण भारतीय राज्यों को पराजित कर उन्हें सत्ता पुनः सौंप दिया गया तथा परंतु कर वसूल इसको किया जाता था। उसके अंतिम है कन्योपायन, तो राज्यों को पराजित कर उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, इसको कहा जाता है कन्योपायन। एक प्रकार 4 प्रकार की इसकी युद्ध नीति थी, याद रखिएगा, विजय नीति था। इसके बाद बात करेंगे रामगुप्त के बारे में, क्योंकि याद रखिएगा रामगुप्त की अयोग्य राजा माना जाता है इनको। इन्होंने अपनी पत्नी की भी रक्षा नहीं कर पाए, ध्रुव देवी। कहते हैं इनके टाइम में शकों का आक्रमण हुआ। शक राजा कौन था, तो रुद्ररामंती थी, याद रखिएगा। शकों का आक्रमण हुआ और शकों के आक्रमण हुआ, तो इसलिए समय का फायदा उठाया किसने, तो समय का फायदा उठाया किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई को मारा, गद्दी पर बैठा, उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। और उसके अलावा इन्होंने भारत से शकों को भगाया, तो इसीलिए एक उपाधि कहा जाता है सकारी की उपाधि, याद रखिएगा। तो सकारी की उपाधि भी ये देखिए यहाँ पर सकारी की उपाधि है। गढ़ी 10 गढ़ों को जीता उत्तर भारत, इसलिए परम भागवत को ज्ञाता था। विक्रमादित्य याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने शकों को भगाया और चांदी के सिक्के चलाया था, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर शक विजय के फलस्वरूप उन्होंने व्याघ्र सिक्के, मतलब सिंह का वध करो जैसे सिक्के उत्कीर्ण कराया और कहते हैं सकारी को धारण किया। मतलब यहाँ पर जो उनके चांदी के जो सिक्का था उसका नाम था रूपक और सोने के सिक्के का नाम था दिनार। ये 2 प्रकार के सिक्के उन्होंने जारी किए थे, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र, याद रखिएगा, उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैनी को, जो वर्तमान में उज्जैन है। ठीक है, उसके अलावा इसके दरबार में 9 रत्न थे। कई बार इसको पूछा भी गया, ध्यान रखिएगा। ये 9 रत्न हुआ करते थे, 9 रत्न मंडली हुआ करते थे, जिसमें नाम था कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, शंको, क्षणपक, वेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर और बलोची। ये 9 विद्वान के दरबार में हुआ करते थे। कई बार इससे भी प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो अगर बात किया जाए इनके 9 रत्नों में, तो 9 रत्नों में जैसे कि इनका विशेष दरबारी में हरिशरण हुआ करता था, इसके विशेष दरबार में रहते थे हरिशरण कवि, जिन्होंने तो चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखिए कि इनके टाइम में देखिए 9 रत्नों में अगर नाम आता है तो 9 रत्नों का अगर नाम लिया जाए तो यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ शंकु, वेताल भट्ट, कालिदास, धन्वंतरी। तो इनकी रचनाओं के बारे में कभी प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ दिया तो बात अलग है, तो मैं इसको बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए 9 रत्नों में सबसे पहले कालिदास की बात किया जाए तो कालिदास ने
इसको उस समय भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। खैर इनका जो प्रशासन होगा उसको पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर वैसे जान लीजिए कि इनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। जैसे कि सबसे पहले कालिदास की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया गया इसमें। ठीक है, कालिदास की रचना, यहाँ पर कालिदास की रचना के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कालिदास की एक रचना बताया क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें जो दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया गया। एक और मालविका अग्निमित्रम, कालिदास ने अग्निमित्र और मालविका के प्रेम संबंध का वर्णन किया उन्होंने। उसी तरह से समुद्र राक्षस विशाखादत्त ने इसकी रचना की, याद रखिएगा। उसके अलावा मृच्छकटिकम, ये शूद्रक ने इसकी रचना की है। ये भी नाटक में नायक था चारुदत्त और नायिका वसंत सेन के बारे में वर्णन किया है। उसी तरह से ये नवरत्न के कहलाते थे, याद रखिएगा, जो इनके दरबार में हुआ करते थे। कितने, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके टाइम में, इन्हीं समय में याद रखिएगा कौन आया था, तो आपको फायन आया था जो 399 से लेकर 415 की ईस्वी के बीच में, याद रखिएगा, जिन्होंने नालंदा ये यहाँ आया था, कह दो इनके दरबार में था ये कौन, फायन। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 399 से 414 ईस्वी के बीच में आया था। और इसके विजय की गाथाओं का वर्णन कहाँ है, तो याद रखिए दिल्ली के मेहरौली लोह स्तंभ में, याद रखिए इस लोह स्तंभ पर अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है, याद रखिएगा। मतलब उस समय का कितना अच्छा बना है दीजिए। उसी तरह से इसके बाद प्रसिद्ध राजाओं के बारे में बात करेंगे तो चंद्रगुप्त कुमारगुप्त, याद रखिएगा, इसको महेंद्र द्वितीय भी कहते हैं, उपाधि महेंद्र द्वितीय की उपाधि है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत उसको कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त सुव्यवस्थित शासक का वर्णन है उसके मंदसौर अभिलेख से मिलती है। उसके बारे में विशेष जानकारी, यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की है, याद रखिएगा। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिले, जो लगभग 18 अभिलेख मिले हुए। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ द महायान कहा जाता है, याद रखिएगा। और उस समय आर्यभट्ट का बहुत बड़ा योगदान है। इसको प्रोफेसर को जाना जाता था आर्यभट्ट को, जिन्होंने बताया कि सूर्य स्थिर और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, याद रखिएगा। पाई कमान, ये सब इसी के समय बताया गया है। तो यहाँ पर कुमारगुप्त के टाइम में हुड़ों का आक्रमण लगभग शुरू हो गया था, लेकिन हुड़ों का आक्रमण ज़्यादा अगर कहा जाए तो किन के टाइम में हुआ, तो आपको याद रखना है स्कंदगुप्त के टाइम में हुड़ों का आक्रमण हुआ। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात स्कंदगुप्त शासक बना। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण हुआ। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया। हुड़ों को स्कंदगुप्त की सफलता का गुणगान जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, याद रखिए, कई बार इसको पूछा गया है। उसके अलावा गिरनार पर्वत जो है, याद रखिए, सुदर्शन झील बना हुआ है, इसमें एक डैम बना हुआ है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अशोक तथा रुद्रदमन भी इस झील की मरम्मत कराई, याद रखिएगा। यहाँ पर विष्णु मंदिर भी बनवाए हैं। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन के पुत्र कराया। सौराष्ट्र के गवर्नर जो था पुरदत्त ने के जो पुत्र थे उसका नाम था चक्रपाली। तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर जो था उसका नाम था क्या, चक्रपाणी। सॉरी, उसके पुत्र थे पुरदत्त, उसके पुत्र का नाम था क्या, चक्रपाणी। इसने इस झील के किनारे अशोक मंदिर का निर्माण भी करवाया, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर स्कंदगुप्त के बारे में बात करें तो स्कंदगुप्त 466 ईस्वी तक चीनी सम्राट शाओ के दरबार में भेजा गया था, कहते हैं। उसके अलावा प्रशासनिक सुविधा के समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी को अयोध्या स्थान कर दिया था कुछ समय के लिए। अयोध्या मतलब अपनी राजधानी को चेंज किया था और इस वंश से और शासक है रहने के लिए। लेकिन याद रखिए हम अंतिम के रूप में पढ़ेंगे भानुगुप्त, क्योंकि इसके बारे में जानकारी हमको याद रखिएगा 510 ईस्वी तक एरन अभिलेख के बारे में जानकारी मिलता है। एरन अभिलेख जहाँ पर सती प्रथा का उल्लेख किया गया। अब सती प्रथा कहने को तो भानुगुप्त का उन्होंने साथ दिया था, किसने, इसका जो मित्र था या उसका सेनापति के रूप में इसको जाना जाता था। भानुगुप्त का सेनापति के रूप में जाना जाता था। तो उन्होंने उसका साथ दिया और उस युद्ध में बेचारा वो मारा गया। ठीक है, उस युद्ध में वो मारा गया भानुगुप्त को टाइम में, याद रखिएगा। तो वो व्यक्ति था कौन, तो इसको गोपराज कहा जाता है। गोपराज उसका मित्र भी कहा जाता है। तो गोपराज उस युद्ध में मारा गया बेचारा। इसके बारे में उल्लेख एरन का प्रस्तर स्तंभ लेख पर किया गया है। तो भानुगुप्त के टाइम में गोपराज की मृत्यु हो गई, तो इसलिए उसकी पत्नी को भी उसके साथ
सती होने का उल्लेख किया गया, जिस पर सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य ही मिलता गया था। तो कई बार सती प्रथा के बारे में बात करेंगे तो 510 ईस्वी याद रखिए, कहाँ से, तो एरावल मध्य प्रदेश में इसकी जानकारी है। ठीक है, तो ये था लगभग गुप्त राजाओं के बारे में आपको बता दिया हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताया संस्थापक श्री गुप्त को बताया, और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को बताया, जिन्होंने क्या चलाया आपका गुप्त समाज चला 319 में। उसके समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे योग्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ही काल भैरव का उज्जैन का मंदिर बनवाया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद कुमारगुप्त और कुमारगुप्त स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद अंतिम इसको बताया मैं आपको भानुगुप्त है। इसके बाद विष्णुगुप्त का उल्लेख होता है, लेकिन याद रखिए 510 तक बस इनको याद रखना है, क्योंकि एरान अभिलेख कई बार पूछा गया जहाँ पर सती प्रथा का पहले उल्लेख किया गया। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर अगले वीडियो मिलते हैं।